वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का 25वां हिस्सा। अगली सुबह हेरिटन मौसम की खराबी के बास बाहर न गया और मुझे उस दिन एकदम एहसास हुआ कि अब कैथी को हर वक्त पास बिठाए रखना मुमकिन नहीं रहा था। वो मुझसे बहुत पहले नीचे उतरकर बाग में पहुंच गई जहां हेरिटन कुछ काम कर रहा था, और जब मैं दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने गई तो मैं ये देखकर हैरान हुई कि कैथी के कहने पर हेरिटन ने एक जगह से अंगूरों की बेलें और अमरूद के दरख्त वगैरह साफ कर दिए थे और प्रोग्राम यह बन रहा था कि यहाँ ग्रेंज से लाकर खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए जाएं। मैं इस तबाही को देखकर हैरान हो गई जो निस्फ घंटे में उन दोनों ने कर दी थी। ये पौधे जोसेफ की आंख का तारा थे और कमबख्त कैथी को यही जगह फूलों की क्यारी के लिए पसंद आई थी। मैंने नाराज होते हुए कहा, अब देखना तमाशा, यह सारी रिपोर्ट मालिक को पहुंचेगी। क्या मुसीबत पड़ी थी तुम्हें इस बाग को खराब करने की? तूफान आ जाएगा घर में। हेरिटन, तुम बिला सोचे समझे इस बेअक्ल की बातों में आ जाते हो। हेरिटन घबराकर बोला, यह तो मुझे बिल्कुल याद ही न रहा था कि यह दरख्त और बेलें जोसेफ की हैं, लेकिन मैं उसे बता दूंगा कि यह काम मैंने किया है। हम सब खाना इकट्ठे खाते थे हीथक्लिफ के साथ। कैथी आमतौर पर मेरे पास बैठा करती थी, लेकिन आज वो मुझसे जरा परे हेरिटन के पास बैठ गई और मुझे मजीद एहसास हुआ कि जिस तरह उसकी नफरत शदीद थी, उसी तरह उसकी मोहब्बत भी इंतहाई होगी। कमरे में दाखिल होते हुए मैंने उसे सरगोशी के अंदाज में कहा था, देखो, इस बात का ख्याल रखना कि हीथक्लिफ के सामने हेरिटन से बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत करना, वरना वो बहुत बुरा मनाएगा और तुम्हारी खीर का दलिया बन जाएगा। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसी कोई हरकत न करूंगी, कैथी बोली। लेकिन एक ही मिनट बाद वो अपना वादा भूल भाल गई। अपनी प्लेट में से उम्दा चीजें उठा उठाकर हेरिटन की प्लेट में डालने लगी। वो मुंह से तो कुछ न बोली, लेकिन इशारों, कनायों, हरकतों से लगातार उसे छेड़ती रही। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हेरिटन ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। इस पर मैंने घूर कर कैथी को देखा तो वो घबरा कर हीथक्लिफ की तरफ देखने लगी कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया। लेकिन हीथक्लिफ अपने दूसरे ख्यालों में मगन था, निहायत संजीदा, गहरी सोच में गर्क। कैथी ने उसे चंद लम्हे गौर से देखा और फिर वही अपनी बेहुदगी शुरू कर दी। इस बार हेरिटन की हंसी निकल गई और हीथक्लिफ हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। कैथी आमतौर पर हीथक्लिफ से नजरें चार होते ही कुछ घबरा सी जाती थी और साथ ही नफरत से नाक भी चढ़ा लेती थी। यही कुछ उसने इस वक्त किया। हीथक्लिफ बोला, अच्छा है तुम मेरी पहुंच से बाहर बैठी हो। खुदा जाने तुम में क्या बदरूह समाई हुई है जो तुम मुझे उन भयानक आंखों से घूरती रहती हो। अपनी आंखें नीची करो और मुझे अपने वजूद का एहसास मत दिलाओ। मेरा ख्याल था मैं तुम्हारी हंसी और मुस्कुराहट सब खत्म कर चुका था। हेरिटन बड़बड़ाया, जी नहीं, वो नहीं हंसी, मैं हंसा था। तो क्या कहते हो तुम? हीथक्लिफ ने पूछा। उसके जवाब में हेरिटन लगातार अपनी प्लेट में देखता रहा और फिर कुछ न बोला। हीथक्लिफ ने चंद लम्हे उसे घूर के देखा, फिर खाने में मसरूफ हो गया और दोबारा अपने गहरे ख्यालात में खो गया। कैथी ने अक्लमंदी का सबूत दिया और हेरिटन से जरा परे होकर बैठ गई। खाना करीबुल इख्तिताम था कि जोसेफ इंतहाई गुस्से में होंठ काटता हुआ, हाथ मलता हुआ, वहशत ज़दा नजरों से अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने पौधों और बेलों की तबाही के अलावा यह भी पता चल चुका था कि यह किसकी कारगुजारी है। गुस्से में उसके मुंह से बात न निकल रही थी। बस बस, बहुत हो चुकी, मेरा हिसाब कर दो और मैं यहां से दफा हो जाऊं। मैंने यहाँ 60 साल गुजारे हैं। ख्याल था आखिरी दम तक यहाँ रहूंगा, लेकिन अब इन पाखंडियों ने मेरा नातिका बंद कर दिया है। खुदा जाने ये अपने आप को समझती क्या है। मेरे पौधों और बेलों का सत्यानाश कर दिया है मालिक। मैं अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे तो कहीं बेहतर है कि मैं सड़क पर बजरी कूट कर रोटी पानी का बंदोबस्त कर लिया करूं।
हीथ क्लिफ झिल्ला कर बोला, सुनो सुनो बेवकूफ, जरा आहिस्ता बोलो, क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? अगर नेली से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है तो मैं हरगिज दखल देने को तैयार नहीं, मेरी बला से वो तुम्हें दहकते हुए तंदूर में डाल दे। नहीं नहीं मालिक, जोसेफ बोला, नेली नहीं, वो बेचारी कहाँ लौंडों को फंसाती फिरती है, यह तो इसकी कारगुजारी है, इसकी। वो बला जो तिरछी नजरों से देख रही है, बेताज की मलका जिसने इस सरफिरे लौंडे पर जादू कर रखा है। मेरा दिल फट रहा है यह सोच कर कि मैंने उसे अपने हाथों से पाला है, उंगली पकड़कर चलाता रहा हूं, और यह पाखंडी सब कुछ भूल गया। मेरे अमरूदों के दरख्तों और अंगूरों की बेलों का सफाया करते हुए इसे शर्म न आई कमबख्त को। यह कहकर जोसेफ सचमुच फूट फूट कर रोने लगा। हीथ क्लिफ अभी तक कुछ समझ न पाया था। उसने हेरिटन से कहा, क्या यह ज्यादा तो नहीं पी गया? हेरिटन, क्या तुमने इसे कहा कुछ? हेरिटन बोला, मैंने 2-3 पौधे और कुछ बेलें उखाड़ी थी, मैं उन्हें वहीं लगा दूंगा। हीथ क्लिफ बोला, लेकिन क्यों क्यों उखाड़ पछाड़ की तुमने? अब कैथी बोली, इसने कुछ नहीं किया, मैं कुछ फूल लगाने के लिए जगह साफ कर रही थी। हीथ क्लिफ हैरान होकर बोला, किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें इजाजत दी थी कि तुम यहाँ की जमीन के किसी चप्पे को भी हाथ लगाओ? फिर वो हेरिटन की तरफ मुड़ा, और तुम्हें किसने कहा था कि इसका हुक्म बजा लाओ? मुझे जानते हो ना? हेरिटन चुप रहा, लेकिन कैथी बोली, मैं अगर चंद गज जमीन संवारना चाहती हूं तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम मेरी सारी जमीन पर काबिज हो। हीथ क्लिफ बोला, तुम्हारी जमीन? जलील लड़की, तुम्हारी भी कोई जमीन थी? वो उसी तरह तलखी से बोली, और मेरा सारा रुपया। हीथ क्लिफ बोला, खामोश, दफा हो जाओ यहां से। मगर वो बोलती ही चली गई, और हेरिटन की जमीन और रुपया कहाँ है वो सब? हेरिटन अब भी मेरा दोस्त है, मैं उसे सारी बात बता दूंगी। हीथ क्लिफ एक लम्हे के लिए परेशान सा हो गया, उसका रंग जर्द पड़ गया। वो कैथी की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। कैथी अब भी बोलती चली गई, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो हेरिटन इसका बदला लेगा, बेहतर है वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। अब हीथ क्लिफ गरजा, अगर हेरिटन ने अभी तुम्हें बालों से घसीट कर इस कमरे से बाहर न निकाला तो मैं उसे अभी जहन्नम वासिल करता हूं। उल्लू की पट्टी हेरिटन को मेरे खिलाफ भड़काती है। ए हेरिटन, सुनते हो? इसे किचन में फेंक आओ। नेली, अगर मैंने उस लड़की को दोबारा देखा तो जान से मार डालूंगा। हेरिटन ने कैथी को हौले से कहा कि वो कमरे से चली जाए। अब हीथ क्लिफ वहशियाना तौर पर आगे बढ़ता हुआ बोला, तुम यहां खड़े बातें ही बनाते जाओगे, ले जाओ इसे घसीट कर। कैथी बोली, अब वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा जलील इंसान, अनकरीब वो तुम पर लानत भेजना शुरू करेगा। ना ना, हेरिटन फिर कैथी से सरगोशी में बोला, यूं मत बोलो उसके साथ, क्या तुम मुझे मार पड़ती देखोगे? हेरिटन बोला, तो चलो ना बाहर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हीथ क्लिफ ने कैथी को पकड़कर हेरिटन को कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया और बोला, चुड़ैल ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं अभी उसे ठीक करता हूं कि सारी उम्र आंखों में मुक्के मारकर रोएगी। हीथ क्लिफ ने कैथी को बालों से पकड़ लिया। हेरिटन ने कोशिश की कि कैथी के बाल छुड़वा दे, लेकिन हीथ क्लिफ ने उसे ऐसी गजबनाक निगाहों से देखा कि वो पीछे हट गया। ऐसा लगता था कि आज हीथ क्लिफ कैथी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं उछल कर उठी कि कैथी को उसके चंगुल से छुड़ाऊं कि अचानक हीथ क्लिफ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने कैथी के बाल छोड़कर उसे अपने बाजू से पकड़ लिया और उसके चेहरे को घूर के देखने लगा। अपना हाथ उसकी आंखों तक ले गया, फिर 1-2 लम्हे खामोश रहा, जैसे गुस्सा उतर गया हो, और कैथी से बड़े आराम से बोला, तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाने की कोशिश मत क्या करो, वरना मैं किसी दिन तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। नेली, इसे ले जाओ और उसकी यह सारी बदतमीजियां अपने तक ही महदूद रखो, और जहां तक हेरिटन का ताल्लुक है, अगर आइंदा मैं उसे तुम्हारे साथ बात करते देखता हूं तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत उसे 2 टके का मजदूर बनाकर रख देगी, फिर पता चलेगा क्या भाव बिकती है। नेली, उसे ले जाओ और सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कैथी को लेकर बाहर आ गई। वो बड़ी खुश थी कि मार से बच गई। हेरिटन भी हमारे पीछे आ गया।
और हीथ क्लिफ कमरे में अकेला रह गया, जहां वो दोपहर के खाने तक बंद रहा। कैथी को मैंने ऊपर ही खाना खा लेने की हिदायत की थी, लेकिन जब हीथ क्लिफ ने कैथी की नशिस्त खाली देखी तो मुझे कहा कि उसे नीचे बुलाऊं। हीथ क्लिफ ने हम में से किसी से बात न की, बहुत थोड़ा खाना खाया और यह कहकर बाहर निकल गया कि वो शाम से पहले वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद हैरिटन और कैथी फिर घुल मिल बैठे, लेकिन फिर मैंने उन्हें झगड़ते सुना। बात यूं हुई कि कैथी ने हैरिटन को बड़े गर्म सर्द अल्फाज में बताया कि हीथ क्लिफ ने उसके यानी हैरिटन के बाप से कैसा जानवरों ऐसा सलूक किया था, लेकिन हैरिटन हीथ क्लिफ के खिलाफ एक भी लफ्ज सुनने को तैयार न था। उसने कहा अगर हीथ क्लिफ शैतान भी होता तो क्या है, वो उसका साथ देगा। वो बोला अगर तुमने जरूर ही किसी को गालियां देनी है तो जैसे पहले मुझे कोसा करती थी, अब भी कोस लो, गालियां भी निकाल लो, लेकिन हीथ क्लिफ पर मत यलगार करो। कैथी ने हैरिटन के इस रद्द अमल पर बड़ा पेचोताब खाया, लेकिन जब हैरिटन ने कहा अगर मैं तुम्हारे बाप के मुतालिक इसी तरह बातें करूंगा तो फिर क्या होगा, तो कैथी समझ गई कि हैरिटन को हीथ क्लिफ के खिलाफ उकसाने की कोई भी कोशिश फजूल होगी। बचपन से उसके साथ वक्त गुजार के उसके हाथों परवरिश पाकर हीथ क्लिफ को अच्छा समझना उसकी फितरत सानिया बन गई थी, और कैथी ने समझदारी का सबूत देते हुए इस हकीकत को दिल से तस्लीम कर लिया और फिर कभी हैरिटन के सामने हीथ क्लिफ की शिकायत या बुराई न की, बल्कि मेरे पास अफसोस का इजहार किया कि उसने हीथ क्लिफ और हैरिटन के दरमियान तलखी पैदा करके अच्छा नहीं किया था। इस मुख्तसर से झगड़े के अलावा उनकी दोस्ती रोज अफजू थी, उस्तादी शागिर्दी जोरों पर थी। एक दिन अपने काम से जल्द फारिग होकर मैं उनके पास जाकर बैठी। मेरा दिल उन्हें काम में मसरूफ देखकर बाग बाग हो गया। आपको पता है मिस्टर लॉकवुड, वो एक तरह से मेरे बच्चे ही थे। कैथी की सोच समझ और ज़हानत पर तो मैं पहले ही से नाजा थी। अब मुझे यकीन होता जा रहा था कि हैरिटन भी उतना ही अच्छा निकलेगा। उसके अच्छे खून, अच्छे खानदान के चश्म चिराग होने और सख्त मेहनत ने जल्द ही बचपन से छुपाई हुई जहालत, बदतमीजी और जिल्लत के बादलों को हटा दिया, और कैथी के इखलास ने उसके समंद शौक पर ताज़ियाने का काम किया। उसकी तेजी से बढ़ती हुई जहानत और अक्ल ने उसके चेहरे के खतूत को और भी रोशन कर दिया। उसकी आंखों की चमक में अब वक़ार भी शामिल हो गया था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आता था कि यही वो पुराने वाला हैरिटन है, जिसे न बात करने की तमीज़ थी न खाने की, जिसकी हालत जानवरों से बदतर थी। वो दोनों पढ़ाई लिखाई में मसरूफ रहे और मैं उनमें खोई रही। शाम हो गई, हीथ क्लिफ वापस आया। आज वो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा हमारी तरफ आया और तीनों को निहायत गौर से देखने लगा। मुझे ये तस्लीम करना चाहिए कि हीथ क्लिफ की नज़रों में आज वो वहशत, वो गुस्सा और वो बेजारी न थी। आग की रोशनी में हैरिटन और कैथी के चेहरे बच्चों की तरह दमक रहे थे। अगरचे वो 23 साल का और ये 18 साल की थी, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना था, इतना कुछ कि उनके चेहरों से भोलपन और मासूमियत टपकी पड़ती थी। उन दोनों की आंखें हीथ क्लिफ की तरफ इकट्ठी उठी। शायद आपने कभी गौर नहीं किया कि उन दोनों की आंखें कैथी मरहुमा की आंखों से बला की मुशाबहत रखती हैं। हमारी मौजूदा कैथी की शक्ल अपनी मरहुमा माँ कैथी से इतनी ज्यादा नहीं मिलती, सिर्फ माथे की चौड़ाई और नाक का जाविया एक जैसे हैं, लेकिन हैरिटन तो मरहूम कैथी की हूबहू तस्वीर है। और इस रोशनी में तो यह बात बिल्कुल ही वाज़े हो गई। यही वजह थी कि हीथ क्लिफ का मिजाज इतना जारहाना न रहा था। वो हैरिटन को घूरता हुआ उसके पास गया, उसके हाथ से खुली किताब ली, एक नज़र खुले सफ़े को देखा और बगैर कुछ कहे वापस कर दी। फिर उसने कैथी को कमरे से चले जाने का इशारा किया। हैरिटन भी उसके पीछे ही खिसक गया। मैं भी बाहर निकलने के लिए उठी, लेकिन हीथ क्लिफ ने मुझे इशारा करके बिठा लिया। कुछ देर चुप रह के वो बोला, मेरी जिंदगी भर की कशमकश और मंसूबों का अंजाम कितना फुसफुसा है। मैंने तमाम उम्र हालात को इस तरह अपने मुआफिक करने में सर्फ कर दी कि मैं इन दिनों मकानों वुदरिंग हाइट्स और ग्रेंज को मिसमार कर दूं, जैसे कोई मालिक अपने मकान को चाहे तो मिसमार कर दे, चाहे तो जो मर्जी करे। लेकिन कुदरत की यह अजीब सितम ज़रीफ़ी है
کہ جب میں نے سب تیاریاں مکمل کر لیں اور وہ وقت آیا کہ میں ان مکانوں کو منہدم کر دوں تو ان مکانوں کی ایک اینٹ تک کو ہلانے کا حوصلہ غائب ہو چکا ہے۔ میرے پرانے دشمن تو میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، اب وقت آیا تھا کہ میں ان کی اولاد سے بدلہ لیتا۔ ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے مجھے؟ لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا میں اسی دن کے لیے زندہ رہا کہ جب میں ان لوگوں کی اولاد سے حساب چکانے کی حیثیت میں ہوا جنہوں نے مجھ پر بڑی بڑی زیادتیاں کی تھیں تو اپنا ارادہ ہی بدل دوں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے نیلی، مجھ پر کوئی انوکھی تبدیلی، عجیب انقلاب سایہ کیے ہوئے ہے۔ مجھے اپنی روزمرہ زندگی میں دلچسپی اتنی کم ہو گئی ہے کہ مجھے کھانا پینا یاد نہیں رہتا، مجھے کوئی چیز اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتی سوائے ان 2 صورتوں کے جو ابھی ابھی اس کمرے سے باہر نکلی ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر میرا دکھ، میری تکلیف، میرا ذہنی کرب بڑھ جاتا ہے۔ اس لڑکی کیتھی کے متعلق میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں اس کے متعلق کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے دیکھتے ہی مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، لیکن اس لڑکے ہیریٹن کو دیکھ کر میرے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ میں پچھلے 23 سالوں سے اس سے وابستہ ہوں۔ اس لمبی رفاقت سے جو ایک تعلق بن جاتا ہے وہ تم خوب سمجھتی ہو، لیکن وہ کمبخت نہ صرف کیتھی مرحومہ کی ہو بہو تصویر ہے بلکہ میری اپنی جوانی کی بازگشت بھی۔ لیکن اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف اسے دیکھ کر مجھے کیتھی یاد آ جاتی ہے۔ یاد تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جسے انسان بھلا چکا ہو۔ اس کائنات میں کون سی چیز ہے جو مجھے کیتھی کی یاد نہیں دلاتی؟ میں اس فرش کو دیکھتا ہوں تو اس کے نقش و نگار میں مجھے کیتھی کے نقوش اجاگر ہوتے نظر آتے ہیں۔ بادلوں میں، درختوں میں، فضا میں، ہوا میں، رات میں، دن میں ہر وقت کسی نہ کسی طرح اس کے خیال سے گھرا رہتا ہوں۔ عام انسانوں، حتیٰ کہ خود اپنی صورت میں مجھے وہ نظر آتی ہے۔ ذرہ ذرہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی، لیکن ہیریٹن میری اس لافانی محبت کا آسیب ہے۔ تم لوگ شاید مجھے تنہائی پسند سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ہیریٹن کی صحبت میں بیٹھنے سے میں تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ میرے پاس ہوتا ہے تو کیتھی مرحومہ کے نہ ہونے کا دکھ تازہ ہوا رہتا ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس سلسلے سے لا تعلق ہوں جو آج کل اس میں اور اس لڑکی میں چل رہا ہے۔ اگرچہ ہیتھ کلف کی صحت بہت عمدہ تھی اور میرے خیال کے مطابق اس کو مستقبل قریب میں کسی جسمانی عارضے کا خدشہ نہ تھا، پھر بھی میں اس کی گفتگو سے خوفزدہ سی ہو گئی اور کسی قدر گھبرا کر پوچھا، یہ آپ انوکھی تبدیلی اور عجیب انقلاب کی کیا بات کر رہے ہیں؟ کیسی تبدیلی آ رہی ہے؟ کس قسم کی ہے؟ وہ بولا، مجھے خود اس کا پوری طرح شعور نہیں ہے، وہ تو آئے گی تو پتہ چلے گا۔ میں نے پوچھا، ہیتھ کلف تم کچھ بیمار تو نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں نیلی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر موت سے ڈرتے ہو کیا؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی بظاہر اس کا کوئی امکان ہے۔ میری سمت دیکھو، پھر مجھے کوئی بری لت بھی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی موجودہ حالت میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے سانس بھی لینا ہے۔ مجھے اپنے دل کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ وہ کہیں دھڑکنا نہ چھوڑ دے۔ میں اپنے دل و دماغ کو بہت مجبور کر کے اپنے وجود اور اس دنیا کے وجود کا احساس کراتا ہوں۔ میرے آگے ایک ہی منزل ہے، میرا وجود اور میری تمام صلاحیتیں مدتوں سے مجھے اسی منزل کی طرف لیے جا رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنی منزل کو پہنچوں گا اور بہت جلد، اس لیے کہ منزل کی طرف یہ سفر مجھے تیزی سے کھائے جا رہا ہے۔ میرا وجود قائم ہے، لیکن میری روح اس سفر کی تکلیفوں میں لگاتار جذب ہو رہی ہے۔ بہت لمبی جدوجہد تھی، اوہ میرے خدایا، یہ سفر کب ختم ہوگا؟ اب اس کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بولتا بولتا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ مجھے جوزف کی وہ بات یاد آ گئی کہ مجرم ضمیر نے اس کے دل میں دوزخ دہکا رکھا ہے جس کی آگ میں وہ لگاتار جل رہا ہے، اور میں سوچنے لگی کہ اس کا عذاب کیوں کر ختم ہوگا، کب ختم ہوگا۔ اس نے اپنی دلی کیفیت کسی کے سامنے یوں بیان نہ کی تھی، اور اس کے چہرے سے تو کبھی کسی کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا تھا
کہ اس کی روح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ آپ نے ہیتھ کلف سے اپنی آخری ملاقات میں اس کے چہرے سے ایسی کسی کیفیت کا اندازہ نہ لگایا ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس کی عادتوں میں کوئی خاص فرق نہ آیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اور بھی زیادہ تنہائی پسند ہو گیا۔ اب ہیتھ کلف کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ کیتھی اور ہیریٹن کو دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا، لیکن طبیعت کے آمرانہ پن کی وجہ سے کھانے پر ان کی حاضری بھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس کا اس نے یہ حل سوچا کہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی بار کھانا کھاتا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو گئے، میں نے اس کے نیچے اترنے کی آواز سنی، لیکن واپس اوپر چڑھنے کی آواز نہ آئی۔ صبح میں نے اٹھ کر دیکھا، وہ واپس نہ آیا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، موسم نہایت سہانا، کوپلیں پھوٹ رہی تھی، ہر طرف بھرپور سبزہ تھا۔ ناشتے کے بعد کیتھی نے اصرار کیا کہ میں اس کے پاس باہر سیب کے درختوں کے نیچے چل کر بیٹھوں۔ اس دن جوزف نے جو شور مچایا تھا، اس پر کیتھی نے اپنی پھولوں کی کیاری کے لیے سیب کے درختوں کے پاس ایک اور کونا منتخب کیا، اور ہیریٹن نے یہاں پوری مہارت سے نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب کیاری بنا دی تھی۔ میں اپنی سلائیاں یہیں اٹھا لے آئی اور موسم کی خوبصورتی اور پھولوں کی مہک کا لطف اٹھانے لگی۔ کیتھی گیٹ کے باہر سے جھاڑیاں اکھاڑ اکھاڑ کر لاتی تاکہ کیاری کی باڑ بنائی جا سکے۔ اچانک وہ گیٹ سے خالی ہاتھ واپس دوڑی آئی اور بولی، ہیتھ کلف آ گیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، اسی لیے ہانپتے ہوئے بمشکل بات پوری بھی نہ کر سکی کہ ہیریٹن نے پوچھا، کیا کہا اس نے تم سے؟ کیتھی بولی، اس نے مجھ سے کہا کہ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، لیکن وہ اور ہی طرح کا نظر آ رہا ہے، اتنا مختلف کہ میری نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر جم گئیں۔ ہیریٹن نے پوچھا، کیسا نظر آ رہا تھا؟ کیا فرق تھا؟ بہت خوش، بہت ہی خوش۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، بڑے جوش میں تھا۔ کیتھی بولی، میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، راتوں کو گھوم پھر کر وہ زیادہ خوش رہتا ہے۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے میں اندر سے گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ ہیتھ کلف کا اس حد تک خوش ہونا کہ خوشی پھوٹی پڑ رہی ہو کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اسے تو میں نے کبھی خوش ہی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ میں اس کی یہ کیفیت دیکھنے کے لیے کسی قدر بے چین تھی اور بہانہ بنا کر اندر گئی۔ ہیتھ کلف دروازے میں کھڑا تھا، اس کا رنگ زرد اور جسم لرز رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو اس وقت آتی ہے جب انسان بہت ہی خوش ہو۔ اس کی آنکھوں کی اس خوشی نے اس کے چہرے کا سارا تاثر بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں جاننا تو یہ چاہتی تھی کہ وہ رات بھر کہاں رہا، لیکن میں یہ سوال اس سے براہ راست نہ پوچھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے یوں سوال کیا، ناشتہ کرو گے ہیتھ کلف؟ تمام رات خدا جانے کہاں کہاں پھرتے رہے ہو، سخت بھوک لگی ہوگی۔ جیسے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے منہ پھیر کر جواب دیا، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں بڑی الجھن میں تھی اور مجھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس ذہنی الجھاؤ میں نے اسے کہا، اس موسم میں رات بھر یوں گھر سے باہر رہنا اور بے مقصد آوارہ پھرنا مناسب نہیں، نزلہ زکام بخار ہو جائے گا، بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ وہ بولا، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو، زیادہ تنگ نہ کرو۔ میں چل دی، لیکن اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس کے سانس کی رفتار بہت تیز ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب آیا بیماری کا دورہ اس پر۔ خدا جانے باہر کیا کرتا رہتا ہے یہ رات بھر۔ اس دن دوپہر کو وہ کھانے کے لیے ہمارے ساتھ میز پر بیٹھا اور اپنی پلیٹ میں اتنا بہت سا کھانا ڈال لیا جیسے اگلی پچھلی کسر پوری کرے گا۔ میری صبح کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، نیلی، مجھے نزلہ یا بخار وغیرہ کچھ بھی نہیں، آج میں خوب ڈٹ کر کھانا کھاؤں گا۔ اس نے چھری کانٹا سنبھالا، قریب تھا کہ کھانا شروع کرے کہ اچانک کھانے میں اس کی دلچسپی جاتی رہی۔ چھری کانٹا میز پر رکھتے ہوئے وہ کھڑکی میں کسی چیز کو نہایت ذوق و شوق سے گھور کر دیکھنے لگا اور پھر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے باغ میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ ہیریٹن بولا، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ جب ہیریٹن واپس آیا تو کیتھی نے پوچھا، کیا وہ آ رہا ہے کھانا کھانے؟ ہیریٹن بولا، نہیں، وہ نہیں آ رہا، لیکن وہ ناراض ہو کر نہیں گیا، وہ تو بہت ہی خوش ہے، بلکہ میرا اسے وہاں جانا اچھا نہیں لگا۔ جب میں نے اسے دوبارہ کھانا کھانے کو کہا
तो उसने मुझे डांटते हुए वहां से चले जाने को कहा। मैंने उसकी प्लेट चूल्हे के पास रख दी कि खाना गर्म रहे। वो 2 घंटे के बाद दोबारा कमरे में आया। जब सिवाय मेरे वहां कोई न था। उसके चेहरे पर वही गैर मामूली सी खुशी थी, वही जर्द सा चेहरा जैसे खून की बूंद तक न हो चेहरे पर लरज रहा था, लेकिन कमजोरी से नहीं बल्कि उस रस्सी की तरह जो बहुत कसकर बांधी गई हो। मैंने सोचा कि अगर मैं न पूछूंगी तो और कौन पूछेगा। मैंने कहा, क्या खुशखबरी मिली है हीथक्लिफ? तुम मुझे गैर मामूली तौर पर जोश में नजर आते हो। वो बोला, मुझे कोई अच्छी खबर कहां से आ सकती है भला? मुझे तो भूख लगी हुई है, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता। क्यों? यह है तुम्हारा खाना, गर्म। वो तेजी से बोला, इस वक्त नहीं खाऊंगा, रात को सही। सुनो नेली, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि हैरिटन और कैथी से कह दो कि मुझसे दूर रहा करें। मैं बिल्कुल किसी का दखल पसंद नहीं करता, अकेला रहना चाहता हूं। मैंने पूछा, क्या इस पाबंदी की कोई खास वजह है हीथक्लिफ? कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या होता जा रहा है? रात भर कहाँ रहे तुम? वो हंसते हुए बोला, मैं बताता हूं। रात में दोज़ख की दहलीज पर था और आज मुझे अपनी जन्नत नजर आ रही है। मेरी आंखें उसी पर लगी हुई हैं, मुझसे महज 1 गज के फासले पर। और अब तुम जाओ। अगर तुम बार बार मुझे आकर यूं तंग न करो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने मेज साफ की और बहुत ही उलझे हुए जहन के साथ बाहर निकल गई। उस दिन वो शाम तक अपने कमरे में बंद रहा। कोई भी उसकी तन्हाई में मुखिल न हुआ। मैंने खुद तो खाना न मांगा, उसने खुद तो खाना न मांगा, लेकिन 8 बजे के करीब मैंने खुद ही खाना ले जाना मुनासिब समझा और ट्रे में मोमबत्ती रख ली कि अंधेरा हो चुका था। वो खुली खिड़की के जंगले पर झुका बाहर को देख रहा था, लेकिन बाहर देखने की बजाय अंदर कमरे की वीरानी, खामोशी और सन्नाटे पर गौर कर रहा था। आग बुझकर राख हो चुकी थी। मौसम अब्र आलूद था, इसलिए कमरे में नमी फैली हुई थी। सन्नाटा इस कदर तारी था कि गमरटन से आने वाली नहर के पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बुझी हुई आग और कमरे की सर्दी मुझसे देखी न गई। मैंने एक एक करके खिड़कियां बंद करनी शुरू की। जब मैं उस खिड़की के पास गई जहां हीथक्लिफ खड़ा हुआ था तो मैंने पूछा, यह खिड़की भी बंद कर दूं? वो बिल्कुल बेहिसो हरकत खड़ा था। मेरे सवाल पर उसके चेहरे के नक़ूश चमक उठे। मिस्टर लॉकवुड, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने उसके चेहरे पे क्या देखा कि मैं खौफजदा सी हो गई। गहरी स्याह आंखें, आंखों में मुस्कुराहट, जर्द चेहरा। मुझे वो हीथक्लिफ नहीं बल्कि कोई भूत नजर आया। मैं इस कदर सहमी हुई थी कि मोमबत्ती मेरे लरसते हुए हाथों से गिर गई और कमरे में अंधेरा छा गया। वो बोला, हाँ, इस खिड़की को बंद कर दो। लेकिन ये तुमने क्या किया? क्या मोमबत्ती इसी तरह पकड़ते हैं? जल्दी करो, दूसरी मोमबत्ती लाओ। मैं पहले ही मारे खौफ के वहां से भागना चाहती थी। सीधी जोसेफ के पास जाकर दम लिया और कहा, आका के कमरे में जल्दी मोमबत्ती लेकर जाओ और अंगीठी में आग रोशन करो। जोसेफ चिमटे में 2 जलते हुए कोयले लेकर गया कि अंगीठी में आग जलाए, लेकिन फौरन ही पलटा। खाने की ट्रे उसके हाथ में थी। हीथक्लिफ ने उससे कहा था कि वो रात को खाना नहीं खाएगा। उसे नींद आ रही थी, लेकिन उस रात अपने कमरे में जाने की बजाय उस कमरे में गया जहां खिड़की के पास सोफा रखा था। आप तो वहां एक रात सो चुके हैं मिस्टर लॉकवुड। आपने देखा उसकी खिड़की इतनी कुशादा है कि एक आदमी उसमें से बआसानी निकल सकता है। मुझे फौरन ख्याल आया कि आज रात भी यह बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्या यह जिन्न है, भूत है, छलावा है, क्या है? उसके बाद मुझे उसका माजी याद आ गया। मैंने उसे अपने हाथों से पाला था, फिर भला मुझे उसे जिन भूत कहने का क्या हक था? लेकिन यह आया कहां से था? एर्नशॉ मरहूम इस तबाही को इस घर में क्यों लेकर आए थे? इसके माँ बाप कौन थे? ये तमाम बातें मैं अपने बिस्तर में लेटी सोच रही थी और गुनूदगी के आलम में मैंने जैसे ख्वाब सा देखा कि हीथक्लिफ मर गया है और मैं उसकी कब्र का कतबा लिखवाए और कब्र कन को हिदायत देते हुए बहुत गमगीन और उदास हूँ। मुझे चूंकि न उसकी उम्र का पता था न पूरे नाम का, इसलिए कतबे पर महज हीथक्लिफ लिखवाया गया। यह बात बाद में बिल्कुल ऐसे ही पेश आई। आपको कब्रिस्तान की तरफ जाने का मौका मिले तो देखें उसकी कब्र के कतबे पर महज हीथक्लिफ और तारीख वफात लिखी हुई है।